ओके बताओ जरा कहाँ खत्म किया था लास्ट टाइम? डी ब्रोगली। हाँ सही बोल रहा हूँ क्या? मैं जो बोलूँगा वो सही बोलेगे, तुम बोलेंगे हाँ सर वहीं खत्म हुआ था। कहाँ पे खत्म किया था बताओ नोट्स। क्या? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है चलो भाई, डी ब्रोगली के बाद एक थियरी और बच गया है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। आने दो, पब्लिक को आते साथ है ना दरवाजा ठोकने की आदत। ओके चलो ध्यान दो। देखो लास्ट टाइम है ना हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ रहे थे, जिसमें डी ब्रोगली बोलता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, बराबर। और वो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था डी ब्रोगली का। उसने एक फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। इसको बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, जहां पे वो ये बताता है कि ये जो m इंटू वी है ना, ये क्या है? p है। एंड व्हाट इज p? मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली में हमने ये पढ़ा था कि डी ब्रोगली का मानना है कि अगर किसी चीज का मास बहुत कम है, मास इज वेरी लो, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा आएगा। और अगर किसी चीज का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इट मीन्स उसका जो नेचर है, वो कौन सा नेचर है बेटा? हाँ, उसका वेव नेचर ज्यादा है। और दूसरा उसने ये बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, मतलब इसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा। यही सिखाया था। तो मैंने बोला था कि इसका जो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ज्यादा बेटर काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बताया था ना लास्ट टाइम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू, हाँ दिस इज वेरी नेग्लिजिबल मास, बराबर। अब नेग्लिजिबल मास है, साइलेंट, मतलब मास बहुत कम है, तो लैम्डा और मास का रिलेशन क्या है? इनवर्स। मास बहुत कम होगा तो लैम्डा बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करता है, ये डी ब्रोगली का मानना है। ठीक है, वैसे तो उसका मानना है कि हम भी अगर चल रहे हैं तो वी आर ऑल्सो मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हमारे साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। लेकिन वो वेवलेंथ है ना, जो हमारा वेवलेंथ जो होगा वो बहुत ही स्मॉलर वैल्यू आएगा, जो इनसिग्निफिकेंट है। बिकॉज अगर हम भागेंगे भी, फॉर एग्जाम्पल अपन भाग रहे, तो अपना स्पीड कितना होगा? जैसे मान लो 1 घंटे में कोई 5 किलोमीटर भाग रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत कम स्पीड हुआ। तो अगर अपन वेवलेंथ निकालेंगे अपना, क्योंकि अपना मास ज़्यादा है, अरे अपना मास ज़्यादा है ना, केजी में है ना, तो अपना जो मास ज़्यादा है जिसकी वजह से वेवलेंथ कम आएगा, वो इनसिग्निफिकेंट वेवलेंथ माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे कार मूव कर रही है, उसका भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। बाइक, उसका भी वेवलेंथ, मतलब मूविंग, हर मूविंग चीज़ का। आप कोई बॉल किसी को थ्रो कर रहे हो, टेनिस बॉल, तो वो मूव कर रहा है तो एक स्पीड से जाएगा वो, लेकिन उसका मास ज़्यादा है। तो जिस जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उसमें लैम्डा का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, तो वहाँ पे वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। लेकिन जिसका मास बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, उसका लैम्डा का वैल्यू काफ़ी हाई आएगा। इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। ठीक है,
आओ अब है ना, देखो दूसरा साइंटिस्ट है जिसने इस चीज को सपोर्ट किया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, उसका नाम है हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा, बताओ, अनसर्टेनिटी क्या होता है? हाँ, विच इज नॉट फिक्स्ड, करेक्ट। तो ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, इसका ना स्टेटमेंट मार्क करो पहले, पेज नंबर 44 पे देखो, आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें हाइजेनबर्ग ये बता रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, ब्रैकेट में वेलोसिटी लिखा है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मिला गया सबको? हाँ, अब सुनो सब लोग ध्यान से, एक वर्ड लिख दिया उसने वहां पे सीधा सीधा, इम्पॉसिबल। क्या चीज में इम्पॉसिबिलिटी बोल रहा है वो? टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियसली? कंटिन्यूस या एक साथ। क्या कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है? एग्जैक्ट पोजीशन निकालना और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी निकालना। किसकी? सही बोल रहा है वो, सच में सही बोल रहा है वो, सही बात है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। हाइजेनबर्ग बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी साइमल्टेनियसली निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, अभी वो वेव जैसा जाएगा ना, ऐसा मैंने बोला था तुमको, इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वेव ऐसी जाती है, क्रेस्ट और ट्रफ बनता है उसका, कंटिन्यूसली जा रहा है वो। और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास बहुत कम है, मास कम है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा उसका। तो आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैसे निकाल पाओगे? तो उसने बोला इम्पॉसिबल है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपना एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन देखो ये है, ध्यान देना, डेल्टा एक्स इंटू इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन, अब ध्यान देना सब लोग, एक एक चीज इधर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो ध्यान दो। डेल्टा एक्स जो है ना, डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? पोजीशन को बताता है, समझा? और डेल्टा पी क्या होगा फिर? पी मोमेंटम होता है ना। हाँ, तो इट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, अब सुनो, इस फॉर्मूला को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको मान लो डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा पी निकालना है, या डेल्टा पी दिया है, डेल्टा एक्स निकालना है। h अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्योंकि h आप सबको मालूम है क्या है। हाँ, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू -34 जूल सेकेंड, और 4 पाई, पाई भी तो कांस्टेंट ही है, बराबर। अब आगे का पॉइंट पे ध्यान दो। अब क्या हुआ, अपने को ये पता चला कि भाई देखो, मोमेंटम जो होता है p, वो क्या होता है? m इंटू वी, यही होता है ना। तो फिर डेल्टा p क्या होगा? m इंटू डेल्टा वी। भी आप बोलोगे सर इधर डेल्टा क्यों नहीं डाला? इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, वेलोसिटी चेंज होगी ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो अब ध्यान दो इधर पे, इस पॉइंट से, इस फॉर्मूला से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं? m इंटू डेल्टा वी। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब देखो m मैंने बोला कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो उसको ले लो इधर नीचे,
तो आपको मिलेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम आ जाएगा। और ध्यान देना इधर पे जो आपको डेल्टा वी मिला, मैं वो बता रहा हूं, डेल्टा वी है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। और जो स्मॉल m लिखा है ना, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो बता रहा हूं देखो बुक में ना दिया नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हाइजेनबर्ग का ये बोलना है, हाइजेनबर्ग 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस में ये बताता है। पहला पॉइंट वो बोलता है कि अगर आपको डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आया, 0 मतलब नो अनसर्टेनिटी, मतलब यू नो दी एग्जैक्ट वैल्यू, आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो ऐसे केस में मोमेंटम डेल्टा पी इनफाइनाइट आएगा। अरे बोल रहा है ना वो, साइमल्टेनियसली दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एक वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता चल सकती है और दूसरी की वैल्यू जो रहेगी उसमें अनसर्टेनिटी होगी, और वो अनसर्टेनिटी बहुत हाई होगी। समझा? ये 0 होने का मतलब डेल्टा एक्स में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया है। और एक केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी है तो फिर मोमेंटम एग्जैक्टली पता होगा। समझा कि नहीं? ऐसा है ये, इसको समझो। इनफाइनाइट होने का मतलब अनसर्टेनिटी इज वेरी लार्ज। समझा? इसको ऐसा लिखो यहां पे, इनफाइनाइट मतलब लार्ज अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक वैल्यू आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो, दूसरा पता नहीं लगा सकते एक साथ। पोजीशन पता चलेगा तो मोमेंटम पता नहीं चलेगा, और अगर मोमेंटम बराबर मालूम पड़ेगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अबे इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका होता है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसा रुका हुआ है, हाँ मैं खड़ा हूं, आके कैलकुलेट करो मेरा मोमेंटम। वो मूविंग है ना, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो एवरी सेकेंड वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अपन एग्जैक्टली उसका मोमेंटम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? समझा कि नहीं? लॉजिक है तो सही बात है। हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम किसका निकाल सकते हैं? बिगर ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मान लो कोई एलिफेंट चल रहा है, अब यार एलिफेंट का स्पीड क्या होता है? स्लो स्पीड। तो आप देख के बोल सकते हो हाँ सर उसका पोजीशन ये है, उसका मोमेंटम ये है, बिकॉज इट इज मूविंग वेरी स्लोली। इलेक्ट्रॉन इतना स्लो मूव करता है? इलेक्ट्रॉन इज अ लाइटर पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एकदम फास्ट मूव कर रहा है, तो आप दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ओके, तो यहां से भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन वेव है। ठीक है, वेव के केस में आप दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप पार्टिकल के लिए कर सकते हो, पार्टिकल नेचर होगा तो आप कर सकते हो। हमारा नेचर क्या है बताओ? मैं तुमको अभी थोड़ा टाइम पहले बोला, हमारा मास ज्यादा है ना। अब अगर हमारा मास ज्यादा है मतलब हमारा पार्टिकल नेचर ज्यादा है, पार्टिकल नेचर ज्यादा है, तो अगर हम वॉक कर रहे हैं, वी आर मूविंग, तो हमारा मोमेंटम पोजीशन कोई बता सकता है? यस और नो? वेरी इजी। बट इलेक्ट्रॉन के साथ वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है हाइजेनबर्ग की थियरी से कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर, मतलब वेव नेचर मतलब डोमिनेंट नेचर उसका वेव है। समझा? डोमिनेंट नेचर मतलब कि डोमिनेंट समझता है, मतलब पार्टिकल नेचर कम है, वेव नेचर ज्यादा है उसका, ऐसा डुअल नेचर है। वैसे तो डुअल नेचर है। समझा? ये कुछ गया क्या भेजे में तुम्हारे? ये फॉर्मूला खाली याद रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला ये आपको सीईटी वगैरह में यूज हो सकता है। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पे तुम्हारे को। ओके, तो यहाँ पे ना अपना क्या बोलते हैं, चैप्टर का एक पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब अपना है ना फाइनल टॉपिक बचा है, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो अब तक अपन ने जितने भी मॉडल पढ़े,
शुरू से। जे थॉमसन का मॉडल आया था, प्लम पुडिंग मॉडल, याद है? उसने बोला था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, है ना? वो फेल हो गया। फिर उसके बाद आया रुदरफोर्ड का मॉडल। रुदरफोर्ड के मॉडल में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा उसने बोला। फिर मैक्सवेल आके बोला कि अगर ऐसा तू बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस में, याद है ना? बताया था उसने। फिर वहां पे उसका मॉडल रुक गया। फिर आया बोर्स का मॉडल। बोर्स का मॉडल तो बहुत कुछ बता के गया अपने को, है ना? अपने बोर्स बहुत डिटेल में पढ़ा है। एनर्जी कैसे निकालते हैं ऑर्बिट की, रेडियस कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फिर ऑर्बिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, है ना? सब बोर ने बताया हमारे को। लेकिन बोर का प्रॉब्लम क्या था? बोर का मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पे एप्लीकेबल नहीं था। तो अब जो बोर के लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने के लिए फाइनली दो थियरी, जो ये हमने अभी पढ़े लास्ट लेक्चर में, डी ब्रॉगली और ये हाइजेनबर्ग, ये दोनों थियरी एक चीज को सपोर्ट करती है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन वेव है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो लेटेस्ट मॉडल हम फॉलो करते हैं उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो आज के डेट में हम एटम का जो मॉडल फॉलो करते हैं ना, वो यही मॉडल है। इसके बाद कोई मॉडल नहीं आया, ये लेटेस्ट है, ठीक है? तो अब है ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हो रहा है। ओके, ध्यान देना। देखो ये सब है ना बहुत गौर से सुनने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये सब तुमने कभी नहीं पढ़ा है, तो ध्यान देना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है? इसको है ना, इसको वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है? वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोला जाता है। अब देखो इस मॉडल में सबसे पहली चीज जो बोली गई इनके हिसाब से वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी। इस मॉडल का मानना था कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है, ठीक है? और इसको सपोर्ट किसने किया है? प्रीवियस दो थियरी में, डी ब्रॉगली का थियरी एंड हाइजेनबर्ग का थियरी। ये दोनों थियरी इसको सपोर्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन वेव है उसमें, देखो मैं वापस से तुमको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं क्योंकि जरूरी है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, जिसको उसने एच अपॉन पी बोला, ये डी ब्रॉगली का बोलना है। और ये बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल has a wavelength lambda associated with it, बराबर? यही तो बोल रहा था वो, है ना? तो अब डी ब्रॉगली के हिसाब से तो ये प्रूफ हो गया था कि इलेक्ट्रॉन भाई वेव नेचर दिखाता है, क्योंकि अभी मैंने पीछे भी लिखा था इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसका लैम्डा का वैल्यू काफी हाई आएगा, बराबर है कि नहीं? है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अभी तो लिखा था हमने 9.1 इंटू माइनस 31 kg। तो ये नेग्लिजिबल मास है ना? नेग्लिजिबल समझता है ना? वेरी स्मॉल। तो इसका जो लैम्डा आएगा ना वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए होगा सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट समझता है? इंपॉर्टेंस रहेगा उसका कुछ, ठीक है? अब देखो इसमें हुआ ये कि डी ब्रॉगली के हिसाब से ये था, और अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द exact position and momentum of electron simultaneously, बराबर यही बोलता है ना, ये हाइजेनबर्ग बोल रहा है। ओके, तो इससे भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है, क्योंकि वेव का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज मूविंग इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ओके, तो इसका इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। तो ये दोनों ही थियरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, तो हम जब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे तो इट इज बेस्ड ऑन, ध्यान देना इधर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ना वो 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। ओके, जिसमें से पहला अभी मैंने आपको सिखाया, हाँ, डी ब्रोगली है। ओके, दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा है जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं वो है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये बंदे ने क्या किया है। स्क्रूडिंजर, और ये लिख के रखो कि डी ब्रोगली जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। ये हो गया, डन। और इसको भूलो मत, इसको भाई हाईलाइट करो, यही तो मेन पार्ट है अभी। इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है। डन, हो गया लिख के। अब देखो ये जो तीसरा टर्म लिखा है अभी यही पढ़ना है। एक साइंटिस्ट है, आपके बुक में उसका नाम लिखा हुआ है, पेज नंबर इस पे दिखाई देगा आपको 44 पे देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है ना इरविन स्क्रूडिंजर, है ना। इसने ना इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन बनाया। इलेक्ट्रॉन वेव है ना, ऐसा बोल रहा है ना, तो उसका इक्वेशन बनाया। जैसे अभी मैं, अगर तुम्हारे को याद होगा थोड़ा सा, अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से आती है ना। तो उस टाइम पे जब ये वेव का इक्वेशन उसको बनाना था ना इलेक्ट्रॉन के वेव का, तो उस टाइम पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन आ चुका था। फिर उसके बाद साउंड भी वेव होती है, साउंड वेव्स, तो उसका भी इक्वेशन आ गया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव होता है, इसका इक्वेशन किसी ने नहीं निकाला, तो वो स्क्रूडिंजर ने निकाला है। पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, उसको बोलते ही है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्क्रूडिंजर वेव
इक्वेशन शॉर्टकट में लिखने का SWE। ओके, पहले इक्वेशन एकदम ऐसा भयानक सा एक इक्वेशन है। एक्चुअली ना ये पूरा इक्वेशन थोड़ा मैथमेटिकल है, क्योंकि इसमें ना डबल डेरिवेटिव लिया गया है। अभी तक तुमने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है ना? पढ़ा है डेरिवेटिव? नहीं पढ़ा है ना? हाँ देखो अभी बताता हूँ, सुनो। इसको है ना, इसको हम लोग जैसे इसको ना डी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव में डी लिखते हैं, इतना तो पता है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, ऐसा कुछ लिखते हैं, थोड़ा बहुत अभी तक थोड़ा जान चुके होंगे कहीं पे। तो उसके जगह पे ना अपन ये सिंबल डालते हैं। कुछ लोग इसको डेल बोलते हैं, कुछ लोग इसको कर्ल बोलते हैं, या डैबा बोलते हैं, डैबा। ठीक है, तो है ना ये जो आपको दिख रहा है इधर पे बेटा, ये एक सिंबल है साई। साई इसको नाम दिया गया है, त्रिशूल जैसा दिख रहा है वो। और साई जो है ना वो बताता है क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन वेव है ना, उसका एम्पलीट्यूड बताता है। अभी किसी को याद है एम्पलीट्यूड? हम पढ़ चुके हैं पहले। नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ बराबर बोल रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाइट ऑफ द क्रेस्ट, वेरी गुड। क्रेस्ट का हाइट या ट्रफ का डेप्थ। बट वो जो एम्पलीट्यूड है वो ए से डिनोट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन के वेव के लिए नहीं है, वो लाइट वेव्स के लिए है। अभी अपन तो इलेक्ट्रॉन के वेव की बात कर रहे हैं, तो अभी ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के वेव की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी ध्यान देना इधर, तो इलेक्ट्रॉन के वेव को अपन जरा ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का वेव अगर ड्रॉ करते हैं, ये एक वेव हो गई, बराबर है। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो तो ये हुआ, यस और नो, है ना? इसी को बोलते हैं साई, इसी को बोलते हैं। क्योंकि ये जो है ना आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन का वेव है, ये इलेक्ट्रॉन का वेव है, तो उसका एम्पलीट्यूड साई होता है। ठीक है, और इधर एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको, इससे क्या प्रूफ होता है पता है? 3D मॉडल। 3 एक्सेस है ना, अबे 3 एक्सेस मतलब 3D मॉडल। एटम का 3D मॉडल बता रहे हैं ये लोग। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है। समझ में आ गया? एक्स वाई जेड एक्सेस है ना, 3 एक्सेस। अभी ऐसे ड्रॉ करते हैं ना आप, ऐसा ही होता है, बराबर है। ये आपका, ये मान लो आपने एक्स लिया, ये वाई लिया, ये जेड हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो ये मॉडल बता रहा है 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो अपने को ये पता चला कि एक तो साई पता चल गया। हाँ, अब बाकी की चीजों पे ध्यान देना। तो ये जो एक्स वाई जेड है, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तीन एक्सेस होंगे, एक्स वाई जेड ऐसा। और उसके बाद एम क्या है इधर? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच
अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके बाद E टोटल एनर्जी, एंड जो V है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स यहां से आ गए। अब हुआ ये कि साई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं इसके लिए, साई स्क्वायर। अब ये साई स्क्वायर क्या होता है सुनो। साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। देखो हाइजेनबर्ग बोल रहा था ना एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगा सकते हैं, है ना, तो उसी चीज पे इन्होंने फोकस किया है और इन्होंने एक वर्ड यूज किया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी समझता है ना, चांसेस बराबर, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा किधर है ये बता रहे। ये लोग ये नहीं बोल रहे इलेक्ट्रॉन यही है, समझा, ये लोग भी नहीं बता पा रहे। ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि हम एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रहे कि इलेक्ट्रॉन इधर ही प्रेजेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है वो हम बता सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, वो इस टर्म से डिनोट होता है, साई स्क्वायर से। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में ना एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। क्योंकि इस मॉडल से पता चला कि बोर ने बोला था ऑर्बिट होता है या शेल होता है, तो इधर से पता चला कि उसके अंदर एक और जगह होती है, उसको सब शेल या सब ऑर्बिट बोलते हैं। फिर पता चला उसके नीचे एक और अंदर जगह होती है, उसका नाम ऑर्बिटल है, और बोला गया ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किधर है, ऑर्बिटल। तो मैं तुम्हारे को ये अभी सिखाऊंगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है। अपन एक डिस्टिंग्विश लिखेंगे, तुम्हारे बुक में नहीं है वो, मैं बताऊंगा तुम्हारे को। तो ऑर्बिटल वो जगह है एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और बुक्स में, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है 90% प्रोबेबिलिटी, मतलब 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ऑर्बिटल में। तो पहले आप क्या पता करते हो, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। फिर आप क्या पता करते हो, उस शेल के अंदर कौन सा सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। फिर क्या पता करते हो, सब शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, फिर इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, सुनो। ये जो आपका स्क्रूडिंजर इक्वेशन है ना, इसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बट आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने क्या किया, हमने 3 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को लिया जिनको हमने नाम दिया क्वांटम नंबर्स, जो अभी मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, समझा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे इसके, हमने 3 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस कंसीडर किए, 3 टोटल मिला के मैं बताऊं तो क्वांटम नंबर 4 है, 4 है। लेकिन 4 में से 3 जो है ना शुरू के, वो स्क्रूडिंजर के वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, के सॉल्यूशन में से आए, और एक जो लास्ट में आया है वो थियोरेटिकल है।
तो वो हमारा उसका स्क्रूडिंजर के वेव इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने लिए ना शुरू के 3 इंपॉर्टेंट, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वो भी सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये जो है स्क्रूडिंजर का वेव इक्वेशन हमारे को क्वांटम नंबर जैसी कोई नई चीज बताता है, और ये क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पे मिल सकता है और किस शेल में मिल सकता है, किस सब शेल में हो सकता है। ओके, जल्दी से लिख लो। हाँ, बंद कर दो। डन। ये सब जो भी पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है थियरी में, ठीक है। हो गया। हो गया, डन। एक है ना, इधर ऐसे लिख लो खाली कि जो साय है ना, साय, इसको अपन वेव फंक्शन भी बोलते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। ओके, तो क्वांटम नंबर पढ़ाने से पहले तुम्हारे को एक डिस्टिंग्विश बता रहा हूं, सबको लिखना है, वो कंपलसरी है, ठीक है। अगर वो समझेगा तो आगे का टॉपिक समझेगा, ठीक है। तो आपको टॉपिक डालना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो फटाफट। 2 कॉलम बना लो, फर्स्ट कॉलम में ऑर्बिट एंड सेकेंड कॉलम में ऑर्बिटल। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ओल्ड सिलेबस में ना ये था बुक में, नए सिलेबस में सब निकाल दिया उन्होंने। ऐसे काम करते हैं अपने स्टेट बोर्ड वाले। ठीक है, चलो लिखो। ऑर्बिट वाले कॉलम में पहला पॉइंट, लिखो एन ऑर्बिट is a well defined an orbit is a well defined circular path is a well defined circular path। full stop, continue करो। it is the region of space it is the region of space around the nucleus it is the region of space around the nucleus in which the electron revolves in which the electron revolves। अभी ऑर्बिटल में आ जाओ। पहला पॉइंट, it is the region of space it is the region of space
around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where the probability of finding the electron, where the probability of finding the electron is maximum, where the probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिट्स में पॉइंट नंबर 2 लिखो अब, an orbit represents movement of electron, an orbit represents movement of electron in one plane, movement of electron in one plane, हाँ PLANE, वन प्लेन। अरे सर्कुलर पाथ बोला ना, सर्कल एक ही प्लेन में आएगा, सिंगल प्लेन, वो 2D है ना, वो तो सर्कुलर पाथ क्या होता है 2D होता है, ऑर्बिटल को क्या बोला गया है वो 3D है, ठीक है। अभी देखो वही बता रहा हूं मैं, ऑर्बिटल में लिखो, ऑर्बिटल में लिखो, एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स movement of electron, an orbital represents, मैं बोल रहा हूं लिखना चुपचाप, movement of electron in 3-dimensional space, in 3-dimensional space। समझा, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि सर्कुलर पाथ, सर्कल इज नॉट 3D, सर्कल इज 2D, बट ये जो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, ये 3D स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर और एलिप्टिकल शेप्ड, और एलिप्टिकल शेप्ड। एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोमरफील्ड, उसने बोला था कि ऑर्बिट ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है, और उसका मानना है ऑर्बिट ऐसे, ये सर्कल नहीं है ना, एलिप्टिकल, दोनों तरीके का हो सकता है। सोमरफील्ड करके एक साइंटिस्ट है, उसका ये बोलना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये एलिप्टिकल भी हो सकता है, बट ये 2D है दोनों भी, तो ये दे आर प्रेजेंट ओनली इन वन प्लेन, सिंगल प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, ऑर्बिटल में लिखो, दे हैव डिफरेंट शेप्स, they have different shapes like spherical, dumbbell etc। ऑर्बिटल के शेप होते हैं, ऑर्बिटल के शेप होते हैं 3D शेप। स्फीयर इज नॉट 2D, स्फीयर 2D है, 2D 3D में फर्क पता है ना, स्क्वायर बनाएंगे तो 2D, क्यूब बनाएंगे तो 3D, वैसे ही सर्कल 2D है, जो कि बोर बोल रहा है सर्कुलर पाथ, बट ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल रहा है कि स्फीयर है। तो अगर स्फीयर है ऑर्बिटल, तो स्फीयर 2D थोड़ी होता है, स्फीयर तो 3D होता है, बराबर है। डम्बेल शेप, ये क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा, डम्बेल शेप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट ऑर्बिट में,
orbits do not have directional characteristics. Orbits do not have directional characteristics. अब what is mean by directional characteristics? ऑर्बिट सर्कुलर बोला गया, क्या सर्कल का कोई डायरेक्शन होता है? हाँ, सर्कल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो हर जगह से सिमेट्रिकल होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए लिखा गया कि ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्बिटल में लिखो, अब ऑर्बिटल में लिखो एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे, एस ऑर्बिटल क्या होता है पढ़ाऊंगा। देखो, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, all other orbitals have directional characteristics. All other orbitals have directional characteristics. Last point, orbit में an orbit can have a maximum number of 2n square electrons. ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, पता है कौन सा फॉर्मूला है? कुछ याद आ रहा है? याद आया कि कुछ 2n स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं? हाँ, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में बताया गया है कि किसी ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2n स्क्वायर से पता चलता है, वही लिखा है मैंने। ओके, उसके बाजू में ऑर्बिटल में लास्ट पॉइंट लिख लो अब, एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of only 2 electrons. A maximum of only 2 electrons. इनका मानना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 ही। ठीक है, जो कि 3D स्पेस के बारे में बात चल रही है ना, वो ऐसी जगह है जहां पे एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। और ये जो है ना, ये ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा है, ये ऑर्बिट की बात कर रहा है। ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से पता चलता है। अब देखो, ये डिस्टिंग्विश में आपको 2-3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता दूं। पहले पॉइंट में आपने लिखा कि ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, बराबर है, जबकि ऑर्बिटल के बारे में क्या बोला गया कि ये एक ऐसा रीजन है स्पेस का वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? अरे बोलो ना गधो, लिखा है ना तुमने? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? हाँ, ऑर्बिट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, जबकि ऑर्बिटल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन 3D डायमेंशनल मूवमेंट दिखाता है, जो कि स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से प्रूफ होता है। एक्स वाई जेड एक्सेस उसने बोला है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या बोला? ऑर्बिट्स का शेप या तो सर्कुलर होता है या तो एलिप्टिकल होता है, लेकिन ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल हो सकता है, डम्बेल शेप और भी होता है, को डबल डम्बेल भी बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे, डबल डम्बेल शेप भी होता है। तो इनके शेप्स होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऑर्बिट्स की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल को छोड़ के, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की बात हो रही है इधर,
एक्चुअली 4 ऑर्बिटल होते हैं, sp-d-f, और ये नाम आपके पीरियोडिक टेबल से ही आया है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, b ब्लॉक, f ब्लॉक। तो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, तो स्फीयर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना, तो इसलिए उन्होंने बोला s को छोड़ के बाकी लोगों का डायरेक्शन होता है। और लास्ट में बताया कि ऑर्बिट में अगर आपको पता करना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है 2n²। ये फॉर्मूला एक्चुअली बोर्स का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? हाँ, ये नील बोर्स का दिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, आपको 10th में ये था। अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 जा 2। तो आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10th में सिखाया होगा आपको। फिर आप यहाँ पे अगर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हो। फिर इधर 3 का स्क्वायर लोगे 9, 9 2 जा 18, थर्ड ऑर्बिट में 18 भरते हैं। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर लोगे 16, 16 2 जा 32। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये वही है, बोर का दिया हुआ है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये 3D स्पेस की बात कर रहा है। 3D स्पेस जो ऑर्बिटल है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, वहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश जो है ना, ये तुम्हारा थोड़ा बेस क्लियर करने के लिए था। अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वांटम नंबर्स, तो अपने को ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं एकदम आराम से सिखाऊंगा, कोई घाई गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, देखो अभी सुनो ध्यान से। पहले तो ना क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? क्वांटम नंबर जो है ना, वो है क्या? दे आर एक्चुअली में सेट ऑफ नंबर्स which describes the size, shape, energy and orientation of orbitals in 3D space। ठीक है, सो वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। पहले नाम बता देता हूं आपको। 4 क्वांटम नंबर्स में से पहले वाले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बेटा n से डिनोट होता है, स्मॉल n। सेकेंड वाला जो है उसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो कि रिप्रेजेंट होता है स्मॉल l से। तीसरा वाला जो है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m या फिर m के नीचे से स्मॉल l लिखते हैं। और जो फोर्थ वाला है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s लिखते हैं या फिर m s ऐसे लिखते हैं। देखो इनमें से है ना, इनमें से जो शुरू के 3 है ना, ये है एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ये 3 शुरू के 3। और जो लास्ट वाला है ना, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रूडिंजर अब सब लोग ध्यान देंगे। देखो
जो बेसिक आइडिया है ना चारों को पढ़ने का, वो पहले बता देता हूं। बेसिक आइडिया ये है कि क्वांटम नंबर से आपको क्या पता करना है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है। तो उस हिसाब से सबसे पहले एटम होगा। एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले एटम के अंदर होगा शेल, समझा, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हो। फिर ऑर्बिट के अंदर सब शेल या सब ऑर्बिट, ठीक है। फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, जो कि आपका 3D स्पेस है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो, एटम के अंदर शेल है या ऑर्बिट है, फिर उसके अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर जो 3D स्पेस है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्बिटल ही वो आपका रीजन है ना, जो मैंने लिखवाया था अभी आपको, देखो डिस्टिंग्विश में, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस वेयर द probability of finding the electron is maximum। समझ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है बेसिकली। अगर आपने ऑर्बिट बता दिया तब भी आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सबशेल है। फिर आपने सबशेल भी बता लिया तब भी आप इलेक्ट्रॉन का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल है। आपको ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अभी किसी का भी एड्रेस ढूंढना होता है तो कैसे ढूंढेंगे। अभी ऐसे मैंने बोल दिया कि भाई एक बंदा नवी मुंबई में रहता है, अब नवी मुंबई बता दिया उसको, तो इतना बड़ा नवी मुंबई है, तो अब नवी मुंबई में पता लगाना पड़ेगा कहाँ रहता है भाई, है ना। तो वाशी में रहता है। फिर बोले वाशी में किधर रहता है, तो सेक्टर नंबर 9 में रहता है। सेक्टर नंबर 9 में कहाँ रहता है, रिलायबल में रहता है। देखो, तो इसका मतलब क्या है, आप एड्रेस ऐसे ही निकालते हो ना। तो फिर उसके बाद अभी सेक्टर में आप बिल्डिंग ढूंढोगे, फिर बिल्डिंग में फ्लैट नंबर ढूंढोगे, समझा कि नहीं समझा। तो ऐसे ही अपन एटम का पूरा कच्चा चिट्टा निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, हर एक क्वांटम नंबर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। सुन लो ध्यान से। शेल का पता लगाने वाला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल का पता लगाने के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्योंकि लास्ट वाले का बाकी किसी से लेना देना नहीं है। जैसे इधर स्पिन वर्ड लिखा है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है और कुछ नहीं बताता। एड्रेस तो इन तीनों से निकल जाता है, समझा। तो शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, सबशेल के बारे में एज़िमुथल क्वांटम नंबर बताएगा, और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब जरा इसको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ये हो गया लिख के सबका, अरे हो गया, बाकी है, लिख जल्दी। डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वांटम नंबर से, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो इसके ऊपर है ना, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता देता हूं। कॉलेज के एग्जाम में आपको पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है 100%, क्योंकि किसके किसके कॉलेज में चल रहा है ये चैप्टर, हमारे कॉलेज में क्वांटम नंबर पढ़ाया ही होगा, बाकी बीच में से स्किप मारा होगा, है ना। हाँ, तो ये सब ऐसा करते हैं कॉलेज में, क्वांटम नंबर वाला पार्ट वो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी वो कुछ नहीं पढ़ाते। जैसे डी ब्रॉगली का इक्वेशन हो गया, अपना हाइजेनबर्ग का अपन ने पढ़ा ना, कुछ नहीं पढ़ाते कॉलेज में, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, वो भी नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब पढ़ाया होगा और हो गया, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक सबको करना है, कॉलेज के एग्जाम में आएगा ये, ओके। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला ये है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स मेन एनर्जी शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मेन शेल के बारे में बताता है, किसके बारे में, मेन शेल। और जब ये मेन शेल के बारे में बताता है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि शेल का नंबर n से रिप्रेजेंट होता है और n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, बराबर है कि नहीं, करेक्ट है। कहां तक जाएगा बेटा ये, हाँ, n कैन नेवर बी 0 बिकॉज आपका n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर। या फिर आप इनको k l m n ऐसे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हैं ना, हाँ, तो k l m n ऐसे भी अपन इनको लिख सकते हैं, ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, k शेल, l शेल, m n, या फिर नंबर में 1 2 3 4 इनफाइनाइट। सो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n इससे ये चीज का पता लगा, ठीक है। तो मेन एनर्जी शेल के बारे में पता चल गया कि कौन से शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या क्या पता चलता है, इट डिटरमाइंस दी रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बोल रहा हूं मैं, अरे यस और नो। अबे n का वैल्यू, हर फॉर्मूले में n का वैल्यू था, रेडियस का फॉर्मूला याद है, हाँ क्या फॉर्मूला है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। तो बेटा बिना n के तुम रेडियस निकाल पाओगे, हाँ n चाहिए ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द रेडियस। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू क्या आएगा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n चाहिए कि नहीं, इधर भी n चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, यहां भी क्या चाहिए, n। तो आपको एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी सब कहां से पता चलती है, n के वैल्यू से। अगर आपको n नहीं पता है तो आप ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का फॉर्मूला बताया था अभी, 2n स्क्वायर, बराबर। तो अभी जरा पता करते हैं अपन, n इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो आप कौन से शेल की बात कर रहे हो, फर्स्ट शेल k शेल होता है ना, तो k शेल के लिए आप लिखोगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर
तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। फिर उसके बाद n इक्वल टू 2 ले लो, सेकेंड शेल L होता है आपका, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, आंसर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर n इक्वल टू 3 ले लो, m शेल, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। n इक्वल टू 4 ले लो, n का शेल, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो यहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। O P Q R इनफाइनाइट, उसके बाद अल्फा बीटा गामा, ऐसा आते रहेगा, कुछ ना कुछ लेते रहेंगे अपन, कोई ना कोई सिंबल लेते रहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिट है ना। तो अगर अपन बोल दिया जेड पे खत्म हो गया तो फिर तो वो अपन ने फाइनाइट बना दिया उसको। तो इनफाइनाइट होता है वो हमेशा। हो गया लिखा सबने? एक पॉइंट तुमको बताता हूं, टेक्स्ट बुक में सब लोग मार्क करो, ये बता रहा हूं कहां पे लिखा है, ये देखो यहां पे। ये पैराग्राफ दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, इसमें फिफ्थ लाइन देखो उधर क्या लिखा है, विथ इंक्रीज ऑफ n the number of allowed orbital in that shell increases and is given by n square। उसका मीनिंग बताता हूं मैं, उसका मीनिंग क्या है। ये हो गया लिख के, ये हो गया क्या? हाँ, इससे बाकी मार्क कर लो सब लोग। उसका देख क्या है ना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा वो लैंग्वेज ऐसा है कि वो समझ में नहीं आता किसी को, मैं थोड़ा इजी में तुमको बता रहा हूं कि वो हो गया। उसका मीनिंग क्या है देखो, उस पॉइंट में ये बताया गया कि वो लोग बोल रहे विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बढ़ता ही तो रहता है, 1 2 3 4 5 बढ़ता रहेगा ना। तो उन्होंने बोला इसके इंक्रीज होने से नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? हाँ, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया अपने को, उसके लिए उन्होंने अपने को फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से सुनो। अगर आपको यह पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, तो बेटा उसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ठीक है। अब वापस से मैं तुम्हारे को एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है तो इसका मतलब n स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो मैं लूंगा 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आएगा। उसके बाद n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। फिर n इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और n इक्वल टू 4 लेंगे। हाँ, अब है ना, जो लोग अपना दिमाग खुला रखेंगे ना उनको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने ये पढ़ा कि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपको स्कूल में भी बोला गया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रहेंगे। रीजन कभी किसी ने बताया नहीं होगा, तुमने पूछा भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। समझो इसको, बिकॉज आपके फर्स्ट शेल में
ऑर्बिटल कितने हैं? एक है। और डिस्टिंग्विश में ऑर्बिटल का लास्ट पॉइंट पढ़ लो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्योंकि आपके फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होगा वो आगे बताऊंगा, एक एक क्वांटम नंबर में राज खुलेगा, है ना। अब इतना तो समझ में आ गया कि फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल है? 4 ना, ऑर्बिटल 4 है। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हो आप? तो बराबर आया ना बेटा। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है कि नहीं? इधर पे आंसर 9 आया। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 9 में 9 2 जा 18 और ये 16 2 जा 32। मतलब कि आपको अभी ये पता चल गया है कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3D स्पेस। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये अपने को मालूम पड़ गया, यहां से क्लियर हो गया। एक और पॉइंट अपने को मैं तुम्हारे को बताता हूं, वो भी आप लोग मार्क कर लो। क्या हो गया? कौन सा 8 का है बे? हाँ तो 8 8 कैसे करेगा? अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, तेरा क्वेश्चन समझ गया मैं, ठीक है समझ गया मैं। वो तुम्हारे को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम बताऊंगा, अभी तुमको समझेगा भी नहीं। समझ गया मैं क्वेश्चन उसका, कि तुम लोग 10th में जब लिखते हो तो तुम ऐसे 2,8,8,18,18 ऐसा लिखते हो ना। हाँ, वो बेटा मैं बोला था ना तुमको, वो धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, है ना। अभी तुमको असली कॉन्फ़िगरेशन इसमें पता चलेगा, तो तब तुम्हारे को मैं बताऊंगा कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। ओके, अभी अपन एकदम है ना बिगिनिंग में, धीरे धीरे सब लिंक होएगा, ध्यान दो अच्छे से। तो हाँ अभी सुनो, ये समझ में आ गया ऑर्बिटल कितने हैं। अच्छा एक और पॉइंट मुझे बताना था। हाँ ये देखो उधर एक टेबल है, टेबल, ये टेबल दिख रहा है सबको? ये टेबल दिख रहा है क्या? ये टेबल वही है जो अभी हमने लिखा है, तो अलग से टेबल मत लिखना। टेबल के नीचे आओ, वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, विथ एन इंक्रीज ऑफ एन, मार्क करो उसको, विथ एन इंक्रीज ऑफ एन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द शेल increases and also the energy increases। मार्क करो उसको, ये एमसीक्यू में आया था, एमसीक्यू में आया था। मतलब वो पॉइंट में क्या बता रहा है, देखो ध्यान दो इधर। वो बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कौन सी वैल्यू पे इंपैक्ट होता है? रेडियस पे इंपैक्ट होता है। अरे यस और नो, रेडियस पे इंपैक्ट होता है कि नहीं? रेडियस का फॉर्मूला अभी लिखा ना पीछे, क्या फॉर्मूला है? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे कि रेडियस बढ़ने वाला है। अरे यस और नो, समझ रहा है? रेडियस तो बढ़ता है ना यार, अपन ने रेडियस निकाला भी है। ओके, अच्छा रेडियस के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ता है, रेडियस के साथ एनर्जी भी बढ़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? जरा देखो वेलोसिटी और एन का रिलेशन क्या है। तो इसका मतलब एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, तो वेलोसिटी जो है ना वो कम होती है। समझ में आ गया? ओके, तो एन के बढ़ने से रेडियस, देखो रेडियस का बढ़ना मतलब साइज ऑफ क्या? शेल, शेल का साइज बढ़ रहा है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, वही पॉइंट है वहां पे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अपन थोड़ा शॉर्टकट में लिखा।
हो गया, लिखा सबने यहां तक? ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको एन से क्या क्या पता चलता है। ओके, इतनी सारी चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वांटम नंबर पे, और सेकेंड क्वांटम नंबर जो है उसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल से डिनोट करना है, स्मॉल एल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि इट इंडिकेट्स अबाउट सबशेल और सब ऑर्बिट्स टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। समझा? सबशेल या सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। अब एक चीज समझ लेना, एन से एल रिलेट करता है, एन से ही एल का वैल्यू आएगा। एन से ही क्या आएगा? एल का वैल्यू। और है ना, इसको है ना, ये क्वांटम नंबर को बहुत सारे नाम दिए गए, इसको है ना सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर लिखते हैं, या फिर है ना इसको अपने बुक में शायद ऐसा भी लिखा है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, देखो लिखा होगा। ओके, और एक नाम है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऐसे अलग अलग नाम, सब्सिडियरी शायद अपने बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। हाँ, अब सब लोग ध्यान दो, अब है ना तुमको मैं ये बता रहा हूं कि एल के कितने वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर आपको एन पता है, अगर आपको एन मालूम है कि एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, the value of L ranges from 0 to n minus 1 for a given value of n। L के वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से, और जाएंगे कहां तक? n माइनस 1 तक। जैसे अगर मैं आपको बोलूं n का वैल्यू 5 है, तो अब 0 से स्टार्ट होगा l, 0 1 2 3, और कहां तक जाएगा? 4 तक ही जाएगा। क्यों 4 तक जाएगा? 5 माइनस 1 गिव्स यू 4। समझा कि नहीं समझा? तो अब है ना, पहले तो l के वैल्यू बताता हूं, सुनो ध्यान से, l के कौन से वैल्यू अपने पास हैं। तो l के 0 1 2 एंड 3 अपने सिलेबस में इतने ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे रुक गया, ये आगे भी जाता है, 4 5 6 7 8, अगेन ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अपने सिलेबस में 3 तक जाता है। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओए ध्यान दो, मस्ती नहीं। L 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इज अ होल नंबर, बट n कभी भी 0 नहीं होता, बट L 0 हो रहा है ना। अब सुनो, हर एक वैल्यू है ना, हर एक वैल्यू आपको एक सबशेल के बारे में बता रहा है। जब भी L का वैल्यू 0 आएगा, मतलब वो सबशेल का नाम है S सबशेल। L का वैल्यू 1 आएगा, P सबशेल। L का वैल्यू 2 आएगा, D सबशेल। L का वैल्यू 3 आएगा, F।
अब L का वैल्यू अगर 4 आया ना तो G, फिर H, फिर I, ये ऐसे चलते रहता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस 11 12 के सिलेबस में इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब है ना, ये देखो, ये चारों के नाम है। S का मतलब है शार्प, P प्रिंसिपल, D जो है डिफ्यूज, और F जो है ना फंडामेंटल। ऐसे 4 नाम है, ठीक है। ये सब आपके क्या है, सबशेल्स। क्या है ये? सो यू हैव 4 सबशेल्स, 4 सबशेल है आपके पास। हो गया? चलो इधर ध्यान दो, अभी सब लोग इधर ध्यान दो। पहले कॉलम में है ना, मैं नंबर ऑफ शेल लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे सबशेल का नाम, सॉरी। अब अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लूं, ध्यान से सुनना, n इक्वल टू 1 है, तो फॉर n इक्वल टू 1 L के कौन से वैल्यू पॉसिबल है बताओ? 0 से स्टार्ट होगा, फिर n की जगह 1 रख दो, 0, तो 0 to 0, सो यू हैव ओनली 1 वैल्यू, मतलब क्या? 0। अगर L 0 है, इससे ये समझ में आता है कि आपके फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल है, और उस सबशेल का नाम है सबशेल। समझा? समझ रहा है ना कॉन्सेप्ट? देखो, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं। पहले शेल में कितने सबशेल है? एक ही है, और उसका नाम क्या है? S। सांची जाना है? नहीं जाने दिया तो नहीं चलेगा ना? ठीक है। हाँ, अभी बाकी लोग ध्यान दो इधर, तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा होगा, ध्यान दो इधर। n इक्वल टू 2 अगर होगा तो L के कितने वैल्यू आएंगे? 0 और 2 माइनस 1 1, तो 2 ही वैल्यू आएंगे। अब सुनो इधर, तो 2 वैल्यू आएंगे। L 0 भी आ रहा है, L 1 भी आ रहा है ना। 0 मतलब अगेन क्या, और 1 मतलब हमारे को ये समझा कि सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल है। चलो भाई, सेकेंड शेल के अंदर, अरे बोलो ना, आंसर दो ना यार। और वो 2 सब शेल का नाम क्या है? S एंड P, दोनों प्रेजेंट है सेकेंड शेल के अंदर। फिर थर्ड शेल की बात करते हैं, तो L इक्वल टू 0 भी आएगा, 3 माइनस 1 2, मतलब L इक्वल टू 1 भी आएगा, L इक्वल टू 2 भी आएगा। 0 मतलब अगेन S, 1 मतलब P एंड 2 मतलब D। लिखा हूं मैंने यहाँ पे,
तो इसका मतलब सेकेंड शेल में कितने सब शेल है? आपको ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। नहीं समझा? शेल पहला है तो उसमें सब शेल भी एक ही है। शेल का नंबर 2 है तो सब शेल भी 2 है। शेल का नंबर 3 तो सब शेल भी। चौथा वाला तुम लिख के बताओ। n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 में l के कितने वैल्यू आएंगे? वेरी गुड। तो n इक्वल टू 4 अगर आप लोगे ना तो आपको l के 4 वैल्यूज मिलेंगे। 0 टू 3, अरे 3 आएगा, 4 माइनस 1 3, 0 टू 3 मतलब 0 1 2 3। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। मतलब आपके चौथे शेल में 4 सब शेल्स हैं। समझा? तो अब अपन देखो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में नजदीक पहुंच रहे हैं क्योंकि अपने पहले शेल का पता लगाया। अब अपने को सब शेल मालूम पड़ गए कि कौन से शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। ओके, ये वाला समझा क्या सबको? हाँ, अब ध्यान देना इधर आगे। तो सब शेल अपने को पता चल गया तो अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, वो ये है नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल होता है बराबर। जो शेल का नंबर होगा उतने ही सब शेल भी होंगे उसमें। अच्छा, एक तुम्हारे को फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी ध्यान देना सब लोग। हाँ, ये हो गया लिख के। ये फॉर्मूला वैसे तुम्हारे इतना काम नहीं आएगा, फिर भी लिख लो, मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला भी किसके काम आता है। 2l प्लस 1 करके एक फॉर्मूला होता है, 2l प्लस 1, वेर l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अब सुनो, मैं आपको लिख के बताऊंगा थोड़ा टाइम में क्या है ये फॉर्मूला। मुझे खाली इतना बताओ, अगर मैं l का वैल्यू 0 ले लूंगा तो ये कितना आंसर आएगा इसका? 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर l का वैल्यू 1 ले लूंगा 3 आंसर आएगा। l का वैल्यू 2 ले लूंगा तो, और l का वैल्यू 3 ले लिया तो, है ना? ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपने बुक में इतना स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है बेटा। ये जो नंबर है ना, ये नंबर्स, ये आपको बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। मतलब ये फॉर्मूला क्या बताता है पता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक और फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। कहां गया वो? ये देखो, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट में फर्स्ट 1 ही आया था, बट ये सेकंड वाले में 4 क्यों आया था? सेकंड वाले में 4 आंसर आया था ना, मतलब सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल है। तो पहले आप ये देखो सेकंड शेल में सबशेल कितने हैं। सुन, अभी रिलेट करो, ध्यान से समझो। सेकंड शेल में सबशेल कितने हैं? एस और पी। अब एस के अंदर कितने ऑर्बिटल आए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, और 1 के लिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। मतलब यहां से ये समझ में आता है कि एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं पी के? और डी के कितने होते हैं मालूम है? 5। 5 तो काउंट करो, 5 3 8 और 1 9। क्या यहाँ पे आंसर 9 था? समझा? तो ये हो गया। अब आपने 4 का भी निकाला है, उधर 16 आंसर आता है, क्योंकि आपको यहाँ आंसर देखो क्या मिला, 7 मिला। 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1,
क्योंकि आपके फोर्थ शेल में 4 सब शेल है एंड 4 सब शेल के अंदर 16 ऑर्बिटल है। अरे 4 का स्क्वायर नहीं जा रहा है दिमाग में। शेल के नंबर से सब शेल निकाला, अब सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के नंबर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है इधर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल अगर आपको निकालना है ना, यू नीड दिस फॉर्मूला। बट अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल निकालना है तो फिर n स्क्वायर। शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है टोटल, बट सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है उसके लिए 12+1। समझा? ये दो फॉर्मूलेज है, दोनों रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, ये क्लियर हो गया सबको? तो इससे अपने को क्या समझा? इससे अपने को ये समझा कि एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? एक ही ऑर्बिटल होता है। बट पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं। चलो अब एक चीज मुझे और बता दो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना? तो बताओ पहले वाले ऑर्बिटल एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन? पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10। एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब आप एस सब शेल के अंदर या एस ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। पी सब शेल में आप मैक्सिमम 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। डी सब शेल में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। अब इसको मैं थोड़ा रिलेट करता हूं तो शायद तुम्हारे को थोड़ा फील आएगा कि ये कहां से नंबर्स आए। पीरियोडिक टेबल से आए बेटा, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक 2 ही ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, चेक करो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18। डी में आपको 10 ग्रुप नजर आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 से 12 चेक करो। डी 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डी ब्लॉक 10 ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 14 एलिमेंट्स नजर आएंगे बीच में, देख लो इधर लैंथेनाइड एक्टेनाइड सीरीज, काउंट करना 14 एलिमेंट है उधर, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अपना पीरियोडिक टेबल कनेक्ट होता है ये चीजों से। समझ में आ गया? समझा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है? क्योंकि एस के 2 ही ब्लॉक है। तो फर्स्ट ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आपने पढ़ा होगा देखो 10th में कि जो ग्रुप 1 के मेटल होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। याद है? सोडियम, पोटेशियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना सबने? हाँ। वैसे ही ना अगर उसके बाजू वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे ना तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो ऐसी है, समझा? अगर आपके एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है ना, इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आपके एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है मतलब वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आपके एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझा? जो एलिमेंट जिस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल में एंटर करता है। यह भी धीरे धीरे प्रूफ होएगा। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा ना, तब तुम्हारी बत्ती जल जाएगी बराबर से कि सर बराबर बोल रहे थे कि कोई भी एलिमेंट जो जिस ब्लॉक को बिलोंग करता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल में एंटर करता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो तुम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना पूरा डिटेल में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उसका बचेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो डी में ही जाएगा। इसका मतलब है कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। समझ में आ गया? ऐसा अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुआ है। तो ये क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है क्या? बोल दो भाई।
अब जितना डिटेल में हो सकता है सब बता दिया। तो सबशेल के बारे में समझ में आ गया अच्छे से। चलो अभी एक और लास्ट क्वांटम नंबर करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा का पूरा एजिमुथल से कनेक्टेड है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग अपनी बुक में ना ऐसे एम और एल लिखा हुआ है, बट कुछ ऑथर्स ऐसे इसको सिर्फ एम ही लिखते हैं। देखो भाई ऑर्बिटल के बारे में बताने वाले यही है। व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब अरेंजमेंट। ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट को बताता है 3D स्पेस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो शायद है ना, मेरे को टेक्स्ट बुक में दिया था क्या, वो खाली देख रहा हूं मैं, बोर का लिमिटेशन में दिया था क्या? हाँ ये देखो, ध्यान दो, ये बोर का ना एक लिमिटेशन था यहाँ पे, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट करके। मतलब बोर के स्पेक्ट्रम से ना, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था हाइड्रोजन के लिए था ना वो, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह। तो है ना, ये दो साइंटिस्ट लोगों ने बाद में प्रूफ किया था कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस होती है ना, दे आर फर्दर डिवाइडेड, और डिवाइड होती है। तो जीमन ने वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टडी किया था, स्टार्क ने सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया था, वहीं से आया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया वहीं से, जो कि बोर्स के मॉडल का क्या था लिमिटेशन, वो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही आया। ओके, तो किसके बारे में बताता है ये? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जो आपका एक्चुअल एरिया है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बारे में बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोलता है यहां पे, देखो ध्यान से, ये बोलता है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि एल से एम कनेक्ट होता है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द वैल्यू ऑफ एम ranges from -L to +L। अगर आपको L का वैल्यू बता दिया गया तो आपके M के वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगे? -L से लेके +L तक जाएंगे, इंक्लूडिंग 0। चल लिख दो यहां पे, इंक्लूडिंग 0। और ईच वैल्यू जो है ना, ईच वैल्यू ऑफ M कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑर्बिटल। मीनिंग समझे इसका क्या लिखा है मैंने? M का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल है। M का हर एक वैल्यू क्या है? एक ऑर्बिटल है। तो अब अगर मैं आपको ये पूछूं, यहां पे ध्यान देना अभी सब लोग, अभी काम का पॉइंट है बहुत। अब शुरू से जरा अपन पढ़ते हैं इसको। अगर मैंने बोला n का वैल्यू 1 है, तो आपने पहले ही पढ़ लिया है कि L इसमें 0 आता है, बराबर है। अब L 0 आता है तो ध्यान से समझो इधर पे, ये L अगर 0 आता है तो M का वैल्यू भी 0 ही आएगा। क्यों? -0 to +0 तो 0 ही होगा ना। अरे नहीं समझा, L का वैल्यू क्या है? 0। तो M के वैल्यू कैसे निकालेंगे? -L to +L, -L से +L तक जाने का, तो 0 to 0 तो 0 ही हो गया। ओके, अगर n का वैल्यू 2 है तो फिर हमने पढ़ा L का वैल्यू 0 भी हो सकता है, L का वैल्यू 1 भी हो सकता है, लेकिन L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू 0 ही आएगा।
लेकिन L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू आएगा -1 0 +1। समझा? अरे -L टू +L तो -1 टू +1 कितने वैल्यू है? 3। यानी नीचे कुछ लिखा था, ईच वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्बिटल। अब आप सबको मालूम है कि अगर L 0 है मतलब ये S है, तो S के अंदर एक ही वैल्यू आ रहा है, तो S के कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल। क्या हमने पीछे ये लिखा था? S का एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद हमने यहां पे भी ऐसी है, ये देखो ये है P। P के कितने वैल्यू आए इधर? P के लिए अगर 3 वैल्यू आए तो हमने पीछे लिखा था कि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो P के 3 वैल्यू आ गए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो फिर अगर मैं यहाँ पे अब n इक्वल टू 3 लिखूं तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2। सो 0 मतलब वापस से ये क्या हो गया? S है, ये P है और ये D है। अब S और P का तो वैल्यू आपने पहले ही लिख लिया है कि L 0 रहेगा तो M 0 रहेगा, L 1 रहेगा तो M के कितने वैल्यू आएंगे? -1 0 +1। अब बताओ अगर L 2 रहेगा तो M कितना रहेगा? -2 -1 0 +1 +2। क्या ये 5 वैल्यूज है? तो ऑर्बिटल कितने हुए? 5। तो क्या D के 5 ऑर्बिटल होते हैं? समझा? तो फिर ऐसे ही आप n इक्वल टू 4 भी निकाल लो। तो n इक्वल टू 4 रहेगा तो L के 0 1 2 एंड 3 4 वैल्यू पॉसिबल है। और 0 मतलब अगेन S, 1 मतलब P, 2 मतलब D और 3 मतलब F। बराबर है? तो फिर M के यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगे P में, D में कितने वैल्यू आएंगे? 5, -2 -1 0 +1 +2। और अगर L का वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 कितने वैल्यू है? 7 वैल्यू मतलब 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। समझा? देखो कैसे कनेक्ट होता है ना हर एक चीज। N से L पता चलता है, L से M पता चलता है। तो ये है आपके ऑर्बिटल के लिए। तो आपको याद रखना है कि आपके पास जो शेल है फर्स्ट वाला, उसमें एक ही सबशेल है S का, और उस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है S ऑर्बिटल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। सेकेंड शेल में आपके पास 2 सबशेल है S एंड P। उसमें से S का एक ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड शेल में 3 सब शेल है S P D, जिसमें अगेन S का एक ऑर्बिटल, P के 3 और D के 5, टोटल 9 ऑर्बिटल एंड 9 ऑर्बिटल फिल्स 18 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, अगेन S का एक ऑर्बिटल, P के 3, D के 5 और F के 7 ऑर्बिटल, टोटल मिला के हो गए 16 ऑर्बिटल। दैट गिव्स यू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखा इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होता है। तो सिर्फ शेल पता करके काम नहीं चलेगा, फिर पता करना है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, और फिर सब शेल बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। समझा? ये क्लियर हो गया सबको? अब किसी को कोई चीज में डाउट है तो बोलो। कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया है, जो बाउंसर चला गया, तो पूछ सकते हो। अरे मैं बताऊंगा ना कैसे लेना। हाँ, एक लेक्चर में याद हो जाएगा। हो गया? ठीक है, चलो। तो अगले लेक्चर में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ये लो, किसका बुक है ये? आर्यन।